दोस्तों नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो अभी करंट में डेवलप हुए एनवायरमेंटल इश्यूज की। इनमें एक है मीना-माटा कन्वेंशन, जो मरकरी के कारण हो रहे दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किया गया, जिसका नाम मीना-माटा अभिसमय या मीना-माटा कन्वेंशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन परत क्षरण या ओजोन लेयर डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मीना-माटा कन्वेंशन और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मीना-माटा कन्वेंशन क्या है, इसको क्यों किया गया और अभी ये क्यों चर्चा में है। तो मीना-माटा कन्वेंशन जापान के मीना-माटा शहर से शुरू होती है ये कहानी। सन 1956 में जापान के मीना-माटा शहर में बच्चों में खास करके एक स्ट्रेंज टाइप की बीमारी देखी गई। ये बच्चे बोलने में असमर्थ थे और चलने में इन बच्चों में तकलीफ थी। जब डॉक्टर्स के पास इन बच्चों को लेके जाया गया तो इन बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब तंत्रिका तंत्र में कुछ कमियां देखी गई। जब इन बच्चों के शरीर का सैंपल लिया गया, इनके ब्लड का सैंपल, तो उसमें पाया गया मेथिल मरकरी, मतलब मरकरी यानी कि पारा, और इसके साथ में जुड़ा है CH3 ग्रुप, मेथिल मरकरी इसको कहते हैं। तो इनके शरीर में मेथिल मरकरी कहां से आया? तो फिर पता लगा कि ये बच्चे मछलियां खाते हैं और ये मछलियां जिस तालाब से लाई जा रही हैं उस तालाब में मरकरी मिला हुआ है। ये मरकरी उस तालाब में कहां से आया? ये मरकरी आया उस तालाब में पास की इंडस्ट्री के गंदे पानी से। तो इसका मतलब जापान के मीना-माटा शहर में 1956 में उद्योगों की वजह से तालाबों में मरकरी का प्रदूषण हुआ, पारे का प्रदूषण हुआ, और उस पारे के प्रदूषण के पानी के प्रदूषण के कारण वो मछलियों में गया, जिसको जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, और उसका प्रभाव फिर उस तालाब की मछलियों को खाने वालों के शरीर में दिखा। जब इस तरीके के बच्चों की संख्या, लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, जो एक स्ट्रेंज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में दिख रहा था, तो मीना-माटा शहर में मरकरी की ये टॉक्सिसिटी पहली बार देखी गई। तो इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, इन सब चीजों के समूह को कह दिया गया मीना-माटा डिजीज या मीना-माटा रोग। तो मीना-माटा डिजीज जो है, ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पहली बार देखी गई जापान के मीना-माटा शहर में, और जिसका कारण बना था मरकरी या पारा। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि मरकरी क्या होता है, ये क्या उपयोग में आता है और इसकी वजह से मानव के शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर हम मीना-माटा को रोकने के लिए, क्योंकि मरकरी की वजह से मीना-माटा रोग होता है और इसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया जिसका नाम मीना-माटा कन्वेंशन है, उसकी बात कर लेंगे। तो हमारी स्लाइड में मरकरी के बारे में कुछ बातें कही गई है। जैसे ये मरकरी है, तो अपनी जो पृथ्वी है उसकी जो चट्टाने हैं उनमें बहुत सारे तत्व धातु अधातु के रूप में पाए जाते हैं। उनमें से एक तत्व जो है वो मरकरी भी है। इसको देखा जाए तो ये चांदी के जैसा व्हाइट कलर का, सामान्य तापमान जो हम रूम टेम्परेचर पे रहते हैं उसमें लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र मेटल या धातु है ये। बाकी सारे मेटल सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जबकि मरकरी जो है वो पाया जाता है लिक्विड अवस्था में। हम ऐसे हथेली पे मरकरी को रखते हैं तो वो लिक्विड अवस्था में ही होता है। माइनस, शायद मुझे ठीक से याद है, तो या 37 या 39 डिग्री सेल्सियस माइनस पे ले जाएंगे टेम्परेचर, तब मरकरी जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो पाता है ना। अच्छा, इसका प्रकृति में तो मरकरी पाया ही जाता है, लेकिन इसके इमिशन भी होता है। बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियों के दौरान मरकरी का उत्सर्जन होता है। जैसे हम कोयला जलाते हैं या फिर हम मेटलर्जी, नेचर से हम एस्क निकालते हैं और उनको फिर गर्म करके धातु के रूप में शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, तो जिसको धातु क्रम या मेटलर्जी कहते हैं। उस प्रक्रिया में, कोयला जलने में, मेटलर्जी में, ऑयल रिफाइनरी में, या फिर सीमेंट उद्योग में, या फिर हम गोल्ड माइनिंग करते हैं उसमें, या फिर वेराइटी ऑफ सोर्स है इसके। दांतों के अंदर जो केविटी होती है उसकी फिलिंग करते हैं चांदी के साथ में पारे को मिला के, जिसको अमलगम कहा जाता है। उसके थ्रू बहुत सारे स्रोतों से पारा जो है वो वायुमंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में आता है। कुल मिला के नेचर में भी मरकरी पाया जाता है
और हमारी मनुष्य की गतिविधियां और प्लस प्राकृतिक गतिविधि जैसे कि ज्वालामुखी, जंगलों की आग, इन सब से हवा में, पानी में, जमीन में पारे की मात्रा बढ़ जाती है। और ये हवा, पानी, जमीन के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है या खाने जैसे पेड़ पौधे, मछली के माध्यम से भी हमारे शरीर में चला जाता है। जब हमारे शरीर में पारा चला जाता है तो उसकी वजह से बैड इंपैक्ट क्या पैदा होते हैं? उसकी वजह से बैड इंपैक्ट होते हैं हमारे को विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे हमारी किडनी पे बैड इंपैक्ट, हमारी त्वचा के ऊपर बैड इंपैक्ट, कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र या हमारा नर्वस सिस्टम। और इन सभी जो है वो पारे की वजह से इतने सारे अंग प्रभावित होते हैं। इनको पहली बार पारे की टॉक्सिसिटी या पारे की जो विषाक्तता है वो जापान के मीनामाटा शहर में देखी गई। इसलिए इस बीमारी का नाम, जो इस जिसमें इतने सारे अंग प्रभावित होते हैं, इसका नाम रख दिया गया मीनामाटा रोग। अब पारा जो है वो अपने दैनिक जीवन में कुछ अन्य चीजों में भी काम में आता है। जैसे मरकरी का यूज कहां कहां किया जाता है? मरकरी का यूज हम करते हैं थर्मोमीटर और बैरोमीटर में। अपने जो बुखार नापने वाला उपकरण होता है थर्मोमीटर, उसमें एक बहुत ही जो है वो व्हाइट कलर की एक पतली सी नली होती है जिसमें मरकरी ऊपर नीचे होता है और वो शरीर का तापमान नापने के लिए काम में आता है। बैरोमीटर जो दाब मापी के रूप में काम करता है, उसमें जो अपनी ट्यूबलाइट्स होती है, उसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, उसके अंदर जो सल्फर की ऑर्गन गैस के साथ में और हम मरकरी की भाप बढ़ते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। दांतों में केविटी फिलिंग के लिए अमलगम जो है वो सिल्वर के साथ में, और पारे का जो आपका मिश्र धातु या लोहे है उसको अमलगम कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है उसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम में जो है वो मरकरी का खूब सारा यूज होता है। तो कुल मिला के हमारे दैनिक जीवन में पारा उपयोग का भी खूब है, और हमारी जो है वो प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियां हैं उस दौरान पर्यावरण में पारा निकलता भी खूब है। इसका बैकग्राउंड भी हमने देख लिया। 1956 में जापान के मीनामाटा शहर में ये बच्चों के अंदर देखा गया, इसलिए इस बीमारी का नाम पारे की टॉक्सिसिटी से हुआ, उसको मीनामाटा रोग हमने कह दिया। अब इस तरीके के केसेस दुनिया भर में बढ़ने लग गए, तो फिर दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए किसके लीडरशिप में? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी और 1973 से ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली यूएन की सबसे बड़ी संस्था है। 1973 में इसकी स्थापना की गई। कहां पर? हेडक्वार्टर बनाया गया इसका केनिया की राजधानी नैरोबी में। तो नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है यूएनईपी का, और इसी यूएनईपी ने दुनिया भर में इस पारे या मरकरी के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के देशों में या यूएन के मेंबर कंट्री के बीच में एक समझौता करवाया, और उस समझौते का नाम रखा मीनामाटा कन्वेंशन। अब ये मीनामाटा नाम क्यों रखा पारे के नियंत्रण के लिए? क्योंकि पारे की टॉक्सिसिटी का सबसे पहले बुरा प्रभाव कहां देखा गया था? जापान के मीनामाटा शहर में। तो इस पारे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यूएनईपी के सहयोग, यूएनईपी के प्रयासों से जो यूएन के मेंबर कंट्री है उनके बीच में जो समझौता हुआ उसका नाम है मीनामाटा कन्वेंशन या मीनामाटा अभिसमय जिसको कहते हैं। ये हुआ था कब? 2013 में। 2013 में यूएन के सदस्य देशों को साइन के लिए ये मीनामाटा कन्वेंशन का डॉक्यूमेंट जारी किया गया, जो प्रभावशाली होता है 2017 से। तो इसका मतलब 2017 से दुनिया भर में पारे के उपयोग को एकदम पर्यावरण हितैषी या मानव स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किए जाने से संबंधित यह समझौता काम करना शुरू करता है। 2013 में सदस्य देशों के लिए साइन के लिए ओपन, और 2017 से इफेक्टिव या काम करना शुरू करता है। क्या भारत ने मीनामाटा कन्वेंशन को साइन किया है? बिल्कुल किया है। कब किया? 18 जून 2018 में। कौन से नंबर का सदस्य देश बन गया भारत मीनामाटा कन्वेंशन का? 93rd, 93वां देश बना। आज कितने देशों ने मीनामाटा कन्वेंशन को साइन कर दिया है? 153, 153 जो है वो इसके सदस्य देश हैं। अच्छा, जो भी देश मीनामाटा कन्वेंशन को साइन कर देता है या मीनामाटा अभिसमय को साइन कर देता है, इसके नियम मानना उस देश के लिए कानूनी बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मीनामाटा अभिसमय या मीनामाटा समझौता
दुनिया के देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कितने देशों के लिए? 153। क्या भारत भी इसका सदस्य है? बिल्कुल। कब बना? 18 जून 2018 में। अच्छा, भारत ने जब इसको साइन किया तब कहा कि हम सन 2025 तक पारे का अपने दैनिक जीवन में कुछ यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं, तो हमें कुछ रियायतें दी जाए 2025 तक, और उसके बाद हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। तो 2025 का ये साल जो चल रहा है, इसमें भारत को जो मीना माटा समझौते के तहत पारे के उपयोग के दौरान जो रियायतें दी गई हैं वो समाप्त हो रही है। उसके बाद से सामान्य नियम भारत के ऊपर भी लागू हो जाएंगे। अब इसकी एक और बात, अब वो बात, ये तो हुआ इसका बैकग्राउंड। अब आज की बात करें तो हम इसके बारे में इस समय नवंबर 2025 में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर, इस टाइम पीरियड में जो मीना माटा समझौते के 153 सदस्य देश हैं, वो कहलाते हैं मीना माटा समझौते की पार्टीज। और इन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई है इस टाइम पीरियड में 3 से 7 नवंबर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कह देंगे इसको सिंपली। तो मीना माटा समझौते की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है इस समय। कहां पर हुई है, कब हुई है? तो कब हुई है ये तो अपन ने जवाब ले लिया कि 3 से 7 नवंबर। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुई है ये। अच्छा, कौन से नंबर की मीटिंग थी ये? एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कन्वेंशन नाम आता है तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय समझौता या अभिसमय कहते हैं इसको। जब अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है किसी भी बात पर, तो उस समझौते के नियम कायदे कानून उसके सदस्य देश या उसकी पार्टीज मिलकर बनाती है, और वो पार्टीज जो है वो मिलती है, वो कहलाती है उनकी कॉन्फ्रेंस, और इसलिए इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहलाती है। जब मीना माटा समझौता 2017 में प्रभावी हुआ तो इन्होंने तय किया कि समझौते के नियम जिनके तहत पारे के उपयोग उत्पादन को कम किया जा सके या पारा पर्यावरण और मनुष्य स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके नियम बनाने के लिए हम हर साल मिलेंगे। तो पहली बार ये 2000 जो है वो 17, फिर 2018, फिर 2019, हर साल मिले। मतलब इनकी पहली इस समझौते की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई 1st, 2nd और 3rd, ये हर साल हुई। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम 2 साल से मिलेंगे। तो इनकी चौथी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई 2000, फिर 20 में न होकर 21 में, और फिर 5वीं इनकी होती है 2023 में, और अब 2025 चल रहा है। तो इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर कितनी हुई? 6ठी, जो हम लिख रहे हैं। तो मीना माटा समझौते की पहली 3 सीओपी होती है प्रत्येक वर्ष 2017, 18, 19, फिर उसके बाद 2 साल के अंतराल से होती है। तो अभी जो है वो इसकी सीओपी नंबर है 6। तो सीओपी नंबर 6 कहां पर हुई? जिनेवा की, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। कितनी तारीख को हुई? 3 से 7 नवंबर। अच्छा, इस सीओपी 6 की अध्यक्षता किसने की? चिली के एक व्यक्ति है जिनका नाम है अस्वाल्डो अल्वारेज पेरेज। अच्छा, किसी भी सीओपी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? ये जो इसके 153 सदस्य देश हैं या इसकी पार्टीज हैं, ये सारे वोटिंग के माध्यम से इस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसमें ध्यान यह रखा जाता है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, कभी अफ्रीका महाद्वीप का, कभी साउथ अमेरिका महाद्वीप का, कभी एशिया का। इस हिसाब से इसका चुनाव किया जाता है। तो इस बार अध्यक्षता की ओस्वाल्डो अल्वारेज पेरेज। अच्छा, एक चीज मैं साथ साथ आपको और बता दूं कि अगर सीओपी 6 2025 में हुई है तो अगली सीओपी 7 2027 में होगी, क्योंकि 2 साल के अंतराल से होती है। तो अपन ने ये पिन कर दिया मैसेज, सीओपी 7 कब होगी? 14 से 18 जून को। कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वापस से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी सीओपी होगी 7 नंबर की। कब? 2027 में। तो इसको भी आप आगे करंट के हिसाब से याद कर सकते हैं। सीओपी 6 हुई है 2025 में, सीओपी 7 होगी 2027 में स्विट्जरलैंड के अंदर। अच्छा, अब मान लो कि अपने एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहें कि सीओपी 6 जो कि मीना माटा कन्वेंशन की हुई है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं? इस दौरान इन पार्टीज ने बैठ के किन किन बातों पर सहमति बनाई, किन किन बातों पर विचार विमर्श किया? तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जो आउटलाइन में आई। एक बात हम याद करें कि अमलगम, अमलगम जो है वो क्या होता है? अमलगम पारे का मिश्र धातु है। किसके साथ में? इसके मुख्यतः यूज किया जाता है मरकरी, चांदी। तो चांदी और पारा
दोनों धातु हैं और दो धातुओं को समांगी मिश्रण बनाया जाए तो वो कहलाता है एलॉय या मिश्र धातु, और उसका नाम है अमलगम ऑफ मरकरी या पारे का अमलगम। इसका यूज किया जाता है दांतों के अंदर जो केविटी हो जाती है उसकी आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके जो चांदी भरना बताते हैं अपन दांतों में, वो बेसिकली मरकरी और चांदी का मिश्रण है या मिश्र धातु है, जिसको डेंटल अमलगम कहा जाता है। अब चूंकि मरकरी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इस सीओपी 6 में इन सभी 153 देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम धीरे धीरे दांतों में ये केविटी भरने के लिए अमलगम काम में लेते हैं। इसका उपयोग 2034 तक बिल्कुल कम कर देंगे, शून्य पे ले आएंगे। एक दिन में तो कम होगा नहीं, धीरे धीरे हम इसको कम कर देंगे। दूसरा, मरकरी उपस्थित होता है कॉस्मेटिक आइटम में, खास करके स्किन लाइटनिंग क्रीम या आम भाषा में कहे तो गोरा बनाने वाली जो क्रीम होती है उसमें मरकरी होता है। अब गोरा तो बन जाएगा आदमी, लेकिन मरकरी के कारण बीमार भी बन जाएगा। तो इन्होंने तय किया कि ये जो फेयरनेस प्रोडक्ट होते हैं स्किन क्रीम, उसमें मरकरी का उपयोग हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसके बाद में यहां पर एक इंग्लिश नाम है इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपल्स फोरम ऑन मरकरी। इसका मतलब है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों के अंदर स्थानीय लोगों के समूह बनाए जाएंगे जो पारे के दुष्प्रभावों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसका उपयोग उत्पादन कैसे नियंत्रित किया जाए, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बिना नुकसान पहुंचाए सेफ मरकरी का कैसे यूज किया जाए, उसकी सारी बातें ये करेंगे। साथ में यहां पर वुमेन कोकस का भी एक निर्माण किया गया। वुमेन कोकस या एक शब्द है जिसका सिंपली हम कोकस कहते हैं। ये होता क्या है कोकस? कोकस बेसिकली समाज के अलग अलग वर्गों से मिलाकर बनाया गया समूह है जो किसी एक आम मुद्दे पर आम राय बनाने के लिए अपनी बातें कहते हैं, दूसरे की बातें सुनते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो मरकरी के संदर्भ में जो है वो महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लें पॉलिसी मेकिंग में, या महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इस तरीके के डिसीजन मेकिंग में हो, तो मीना माटा समझौते का, मीना माटा कन्वेंशन का महिला कोकस तैयार किया गया, महिलाओं का समूह तैयार किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं मिलकर मरकरी का उपयोग कैसे कम किया जाए, मानव स्वास्थ्य को कैसे मरकरी के दुष्प्रभाव से बचाया जाए, उसमें पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण में भाग लेंगी। एक नंबर ये इसकी भी बात है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और भी हुई। मीना माटा समझौता है मरकरी को कम करने के लिए, और एक और संयुक्त राष्ट्र संघ का समझौता है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में सीबीडी कहते हैं, जैव विविधता अभिसमय कहते हैं। इस जैव विविधता अभिसमय के तहत पूरे विश्व के वन्य जीवों को बचाने के लिए एक समझौता या एक फ्रेमवर्क काम कर रहा है जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो सीबीडी की सीओपी 15 जो दो जगह चाइना के कुनमिंग शहर और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई थी, जिसको सामूहिक रूप से कहते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। तो इस सीओपी 6 मीना माटा कन्वेंशन में यह तय किया गया कि पारे का प्रभाव न केवल मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और मीना माटा समझौता दोनों मिलकर काम करेंगे तो इन जीवों के ऊपर पारे के दुष्प्रभाव को भी रोका जा सकता है। तो कुल मिला के ये इस कॉन्फ्रेंस की आउटकम रही, जिनमें सबसे पहले डेंटल अमलगम को 2034 तक फेज आउट करना, जो स्किन फेयरनेस क्रीम है उसमें पारे के उपयोग को धीरे धीरे नियंत्रित करना, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो उसके लिए वुमेन कोकस का निर्माण किया गया। साथ में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ में मीना माटा कन्वेंशन को अलाइन करके उनको जोड़ के पारे की कमियों को, पारे की कमी लाए उसके लिए दोनों मिलकर के साथ में काम करें, और साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो मिलकर जो है वो इस समझौते को और ज्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर पाए, लोकल प्रयास कर पाए। उसके लिए इंडिजिनस पीपल का जो है वो ग्रुप तैयार किए गए। तो ये इसके बारे में सारी बातें जो इस समय होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हमने अभी की हैं, ये सारे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपने जो जैव आवर्धन वाला टॉपिक है जल प्रदूषण में, जिसमें हम लिखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज, रोटरडम कन्वेंशन और उसकी पीआईसी प्रक्रिया, वहां पर इस तीसरे समझौते को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जहरीले रसायनों को नियंत्रित करने के
2 समझौते अपने नोट्स में हैं, स्टॉकहोम और रोटरडम। उसके साथ में तीसरा ये ऐड ऑन आप कर लें, क्योंकि मरकरी भी एक जहरीला रसायन है और उसका पर्यावरण के हिसाब से उपयोग किया जाए इंडस्ट्री में तो अच्छा है, लेकिन अगर ये हवा पानी जमीन में आता है और उसकी वजह से अपने को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो जैव आवर्धन के दुष्प्रभावों में हम मानव स्वास्थ्य पर मीना माटा का उदाहरण लेते हैं, उसका हमने डिटेल में स्टडी किया। अभी आरपीएससी की जो एग्जाम होती है उन छोटे मोटे सभी एग्जाम में फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काम का है, और जो आरएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी ये काम का है। तो ये अपन ने इसके सारे डायमेंशन की, पारा क्या चीज है, पारे का उपयोग क्या है, पारे का उत्सर्जन पर्यावरण में कैसे होता है, पारे का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, पारे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता मीना माटा का हेडक्वार्टर कहां है, मीना माटा जो समझौता संचालित होता है वो यूएनईपी के द्वारा ही, और यूएनईपी का खुद का हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी में। तो ये बात अपन ने की। और उसके बाद अभी रिसेंट डेवलपमेंट सीओपी नंबर 6 हुई है, जो 3 से 7 नवंबर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, 2027 में सीओपी 7 होगी, वही जिनेवा शहर में कब जून महीने में जो है वो इसकी सीओपी प्रस्तावित है। तो ये सारी बातें आप पीडीएफ से देख के अपने नोट्स को एनरिच करें, अपडेट करें। और जो बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की चीज ढूंढ ले। चलिए अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करेंगे एक नए समझौते की, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें सीखें और करें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ एक समझौता है। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। यहां पर एक समझौता हुआ जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, एक तो हम लिखते हैं कन्वेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिसमय या समझौता, और एक हम लिखते हैं प्रोटोकॉल। इन दोनों में अंतर क्या है? समझौता या अभिसमय तो हो गया जिसके देशों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने की सहमति बन गई, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो एक होता है एक तरीके का समझौता ही है जिसपे किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करने को सहमति बनी, लेकिन उसके नियम कायदे कानून जो हैं वो पहले तय हो गए। समझौते में यह गुंजाइश रहेगी कि भविष्य में वो इसके नियम कायदे कानून मिल बैठ के तय करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल जो कोई भी होता है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल या और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल आप नाम सुनते हैं, तो जहां पर भी समझौता नाम जिसमें प्रोटोकॉल आ जाता है, समझौते के नाम में प्रोटोकॉल आ जाता है, मतलब उस समझौते के नियम कायदे कानून या उनके बारे में जो सहमति है वो पहले बनाई गई है और फिर उसको क्रियान्वित किया जा रहा है उस नियम कायदे कानून प्रक्रियाओं के अनुसार। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर में एक समझौता हुआ और उस समझौते के नियम तय हो गए और इसलिए समझौते का नाम रख दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये समझौता किस बारे में हुआ, किसके नियम तय हुए? ये नियम तय हुए पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल है और वायुमंडल में 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल का एक भाग है जिसमें ओजोन गैस की सांद्रता ज्यादा पाई जाती है और इसको कहते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 16 किलोमीटर से स्टार्ट होती है ये और 25 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। इस एरिया में ओजोन गैस की सांद्रता होने के कारण इसको कहते हैं ओजोन लेयर। अच्छा, चूंकि ओजोन लेयर कोई अलग भाग नहीं है, समताप मंडल का ही भाग है। पृथ्वी की ऊंचाई से 12 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है समताप मंडल और 50 किलोमीटर तक जाता है। तो समताप मंडल का ही एक भाग है जिसमें ओजोन की सांद्रता ज्यादा होती है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। और ये ओजोन लेयर काम करती है सूर्य की प्रकाश विकिरणों के साथ आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का। कौन सी पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का? अल्ट्रावायलेट बी। 3 प्रकार की होती है पराबैंगनी विकिरणें। पराबैंगनी विकिरणें सी, बी, ए, और पराबैंगनी बी विकिरणों को रोकने का काम करती हैं ओजोन। अगर ये पराबैंगनी बी विकिरणें नहीं रुके ओजोन में तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगी, पेड़ों पर, मानव स्वास्थ्य पर, जीव जंतुओं पर, सूक्ष्म जीवों पर और हमारे उपयोग की सामग्री के ऊपर इनके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। मनुष्य को आंखों के रोग जैसे कि कैटरेक्ट या फिर अंधापन या फिर स्किन से रिलेटेड कैंसर, बहुत सारी तकलीफों का हमें सामना करना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है कि पृथ्वी के ऊपर हमने कुछ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ऐसी वाली गैसें बनाई हैं और ये ओजोन लेयर में पहुंचकर
ओजोन गैस को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तित होना कहलाता है ओजोन क्षय या ओजोन डिप्लेशन। अब ओजोन डिप्लेशन होगा तो पराबैंगनी विकिरणें ऊपर नहीं रुकेंगी, पृथ्वी सतह तक पहुंचेंगी और पृथ्वी के ऊपर इसके बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस ओजोन का क्षरण रोकने के लिए, ओजोन का क्षरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की उसी संस्था यूएनईपी के प्रयासों से सन 1987 में एक समझौता किया जाता है और उस समझौते की मीटिंग हो रही होती है कहां पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में यह समझौता किया गया, इसके नियम कायदे कानून, ताकि ओजोन क्षरण को रोका जा सके, वो पहले ही तय कर लिए। इस समझौते का नाम दे दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल में हुआ एक प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य क्या है? ओजोन के क्षरण को रोकना, मतलब ओजोन गैस का ऑक्सीजन में कन्वर्जन रोकना। क्यों रोकना चाहते हैं? ताकि ओजोन बनी रहे, यूवी विकिरणें पृथ्वी की सतह तक ना पहुंचे और हमारे ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ये जो यूएनईपी के सहयोग से बना, यूएन के सदस्य देशों के साइन के लिए ओपन किया गया 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इन सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद यह समझौता 1 जनवरी 1989 को प्रभावी होता है। और इसके अनुसार क्या करना है कि जो ओजोन का नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसें हैं, उनका उपयोग नियंत्रित करना है। यह प्रमुख रूप से कूलिंग के कार्यों के लिए काम में आती है। इस समझौते में तय किया गया था कि ये सारे देश 1 जनवरी 1989 से लेकर के सन 1998 तक सीएफसी का दुनिया में जितना उपयोग उत्पादन होता है उसको घटा के 50% कर देंगे। ये काम हुआ भी। और फिर इस समझौते में एक अमेंडमेंट, एक जो है वो इसमें किया गया संशोधन 1992 में, जिसको कोपेनहेगन अमेंडमेंट बोलते हैं, जिसमें ओरिजिनली कहा था इन्होंने कि 1998 तक ये सीएफसी का उपयोग उत्पादन घटाकर 50% कर देंगे। इसको और जल्दी से खत्म करने के लिए इन्होंने 1992 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर लिया, जिसको कोपेनहेगन संशोधन, क्योंकि डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में संशोधन हुआ इसलिए कोपेनहेगन संशोधन कहते हैं, जिसमें इन्होंने ये बात तय की कि हम देशों के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य हैं उनके 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में रखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरे ग्रुप में रखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज को कहेंगे कि सन 2000 तक आप सीएफसी का यूज करो, उसके बाद पूरी तरीके से इसको बैन कर दो। और विकासशील देशों को कहेंगे 2010 तक इसका यूज करो और फिर उसके बाद पूरी तरीके से बैन कर दो। तो उसके बाद में ये काम चला और सीएफसी बैन हो गया और उसके बाद में हमने अपनाई एचएफसी, क्योंकि सीएफसी जो काम करती है वैसा का वैसा काम करने वाली गैस हमने एचएफसी को अपना लिया। एचएफसी की अच्छी बात क्या है कि ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करती है, जबकि ये क्या ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती थी। तो एचएफसी की ये अच्छी बात थी और यही काम जो सीएफसी करती है वो एचएफसी भी करने लग गई। अब हमने क्या किया, एचएफसी का ये वाला गुण देख के इसको अपना तो लिया, लेकिन एचएफसी ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है और ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। तो फिर एक काम और किया गया, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके जो मेंबर कंट्री हैं इनकी जो है वो मीटिंग हो रही थी, जिसको कहा जाता है मीटिंग ऑफ पार्टीज, शॉर्ट में एमओपी कहते हैं। एक बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सीओपी देखी, हम जलवायु परिवर्तन के समझौतों में सीओपी देखते हैं, बाकी सब जगह सीओपी देखते हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल वाले के लिए एमओपी लिख रहे हैं। इसको सीओपी क्यों नहीं लिख रहे? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो समझौते हैं, कन्वेंशन है, उनके नियम कायदे कानून कॉन्फ्रेंस में बैठ के तय किए जाते हैं, जबकि ये प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के नियम कायदे कानून पहले से तय हो चुके हैं। उनको सिर्फ रिव्यू करने के लिए ये पार्टी मीटिंग करती है, कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। इसलिए जो प्रोटोकॉल होगा उसकी पार्टीज हमेशा क्या करेंगी, मीटिंग करेंगी, और जो कॉन्फ्रेंस, जो कन्वेंशन होता है, समझौता होता है, उसकी पार्टीज क्या करती है, कॉन्फ्रेंस करती है। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की मीटिंग होती है और इनकी मीटिंग हुई थी 28वीं, कहां पर, जो रवांडा का शहर है किगाली, उस किगाली शहर में इन्होंने मिलकर तय किया कि हम एचएफसी को भी सीएफसी की तरह धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे।
और उसके लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए और ये 2016 में काम हुआ था किगाली में, है ना। अब आज के बारे में बात करते हैं। ये हुई बैकग्राउंड। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर का काम क्या करती है, ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार सीएफसी और दूसरे हैलोजन की बात की, उनके क्षरण को रोकने के लिए वैश्विक एक समझौते की बात की जो यूएनईपी के सहयोग से बना, जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 2 संशोधन की बात की, जो एक हुआ 1992 में कोपेनहेगन में, दूसरा हुआ 2016 में किगाली में, जो रवांडा का एक शहर है। अब वर्तमान में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी मीटिंग ऑफ पार्टी हुई है। किसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की। कौन से नंबर की? 37वें नंबर की मीटिंग ऑफ पार्टी हुई है। कहां पर हुई है ये मीटिंग ऑफ पार्टी? ये मीटिंग ऑफ पार्टी हुई है इनकी जो है वो 1 से 7 नवंबर केनिया के नायरोबी शहर में। एक चीज और कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी में, केनिया में। और इसी यूएनईपी के हेडक्वार्टर में ओजोन सचिवालय भी है, ओजोन सेक्रेटरीट भी है। तो जहां ओजोन का सचिवालय है, मीनामाटा कन्वेंशन का सचिवालय, ओजोन का सचिवालय, दोनों ही यूएनईपी के हेडक्वार्टर में ही स्थित है। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी, केनिया में। यहां पर मीटिंग चली 1 से 7 नवंबर 2025। इन्होंने इस मीटिंग में क्या तय किया? इस मीटिंग में इन्होंने तय किया कि हम HFC 23 का उत्सर्जन धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे अपन ने बात की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। उनमें से एक गैस है जिसका नाम है HFC 23। ये गैस कैसी दिखती है? एक कार्बन होता है जिसके साथ एक तरफ तो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और बाकी 3 फ्लोरीन जुड़ी हुई होती है। इसको ट्राइफ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो 3 फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसको HFC 23 कहा जाता है या फिर ट्राइफ्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। यह ट्राइफ्लोरोमीथेन जो है, इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल HFC गैसों में सबसे ज्यादा है और ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए है। और इस HFC का उत्सर्जन धीरे धीरे कम करने के लिए इन्होंने प्रमुख रूप से यहां पर चर्चा की और इसके अलावा 20 डिसीजन और भी इन्होंने लिए हैं ताकि ओजोन के क्षरण को रोकने के साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित किया जा सके। एक चीज और कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में। इससे पहले सन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओजोन के क्षरण को रोकने का एक समझौता हुआ था जिसका नाम है वियना अभिसमय या वियना कन्वेंशन। 1985 से 2025 इस दौरान टाइम पीरियड में कितने साल हो जाते हैं? 40। तो 2025 में इन्होंने वियना समझौते की 40वीं वर्षगांठ भी बनाई कि हमारी ओजोन के बारे में चिंता करने की शुरुआत जो है वो 1985 से हुई थी और उसके 40 साल हो गए हैं। उसके 85 के बाद, वियना समझौते के बाद 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। अच्छा, मॉन्ट्रियल समझौते से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं। दुनिया में पर्यावरण का सबसे सफल समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कहा जाता है क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी ने इस समझौते पे साइन किए हैं, इसमें कोऑपरेट किया है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एनवायरमेंटल ट्रीटी, वैश्विक पर्यावरणीय संधि भी कहा जाता है। अगर ऐसा सवाल आए कि सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता कौन सा है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बराबर सफलता और किसी को नहीं मिली है, सभी देशों ने सहयोग किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बिल्कुल बाध्यकारी है। इस समझौते के 2 संशोधन हैं। पहला प्रमुख संशोधन है जो 1992 में हुआ जिसका नाम है कोपेनहेगन संशोधन, जिसमें सीएफसी को जल्दी से खत्म करने की बात कही गई। दूसरा संशोधन हुआ 2016 में रवांडा के किगाली शहर में, जिसको किगाली एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो यह संशोधन भी सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह बात भी अपने लिए जरूरी है। क्या भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया है? बिल्कुल किया है, जब दुनिया के सभी देशों ने किया है। क्या भारत ने किगाली एग्रीमेंट जो 2016 में हुआ था HFC को फेज आउट करने के लिए, उसको भी साइन किया है? बिल्कुल किया है, उसको भी साइन किया है। क्या ये दोनों लीगली बाइंडिंग है? बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। भारत के लिए भी लीगली बाइंडिंग है, कानूनी बाध्यकारी है, बिल्कुल बाध्यकारी है। तो कुल मिला के ये जो है इससे संबंधित कुछ बातें थी चर्चा में। तो आपको एग्जाम में याद क्या रखना है कि अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की MOP 37 का आयोजन किया गया है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय है नैरोबी, केनिया की राजधानी, वहां पर ही इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या फैसले किए गए? HFC जो 23 है उसका उपयोग उत्पादन तेजी से कम किया जाए। HFC 23 का दूसरा नाम ट्राइफ्लोरोमीथेन भी है
ये जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इतनी सारी बातें हमने इस सेशन में ली हैं। आगे भी हम जो करंट से संबंधित बातें हैं, जो खास करके एनवायरमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगी, वो आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके के वीडियो अपडेटेड आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको लास्ट में मैं फिर से बता दूं कि ये जो पीडीएफ पीछे लगी हुई है, उसका जो है वो फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आरएस के जो बच्चे हैं वो अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, और जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से संबंधित है, वो अपने एग्जाम के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।